नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ गुलाम और आप देख रहे हैं जेके आज़म न्यूज़ नेटवर्क। आज हम जिस मेहमान से आपसे मिलवाने आए हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो जम्मू एंड कश्मीर के सियासत के एक आला लीडर रह चुके हैं और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रह चुके हैं। उन ओहदों में असेंबली के स्पीकर और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर और एक बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो जिसे हम नॉर्मली फाइनेंस के नाम से जानते हैं, वो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर उनके सियासत की बात करें और उनकी सियासत का जो दौर है उनकी उसकी बात करें तो एक बड़ा सा मुद्दत 36 साल बिना हारे उन्होंने तय किए हैं। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना होगा। जो हमारे साथ आज है वो है हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है इस हमारे चैनल पे और आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। आपकी बहुत ही मशगूलात होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राठौर साहब, एक छोटी सी बात है लेकिन कहने में हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ अरसा हुआ जब से आप प्रेस मीडिया से बिल्कुल थोड़ा सा साइड हो गए। आप प्रेस और मीडिया में आना बहुत कम हुए। क्या हम जान सकते हैं कि इसकी क्या वजूहत है? नहीं, कोई वजूहत नहीं। जब भी प्रेस ने मेरे साथ बात करने की कोशिश की तो मैंने जवाब दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेस से मिलना मेरे लिए फख्र की बात है। जब भी प्रेस इस ख्वाहिश का इजहार करती है तो मैं पेश रहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, कुछ यहाँ हालात ही ऐसे रहे पीछे, कोविड की वजह से भी ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं हुआ, प्रेस में जा नहीं सके, और भी कुछ वाक़ात यहाँ पर हुए रियासत में, आपने देखा सियासी हलचल हुई तो प्रेस थोड़ा दूर ही रहा। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब भी आप मुनासिब समझेंगे तो मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही सर। हम आपसे दूसरी बात जो जानना चाहेंगे सर, आपने 1977 से आपने पहली बार असेंबली में इलेक्ट हुए, तब से लेकर आज तक आपने सियासी गलियारों में तो बहुत कुछ देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब की सियासत और अब की सियासत में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? नहीं, सियासत तो हमेशा सियासत ही होती है। सियासत का बुनियादी मकसद है लोगों की मसाइल का हल जानना, हल ढूंढना, उनको हल करना, यही सियासत होती है। सियासत पहले भी वही थी, सियासत आज भी वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब कुछ हालात इसलिए कुछ बदल चुके हैं। जब मैंने ये सफर शुरू किया था 1977 में, जिस इलाके की मैं नुमाइंदगी करता रहा, ये एक बहुत ही पसंद इलाका था। यहाँ जो बुनियादी सहूलियात है जिंदगी की वो मैसर नहीं थी, अतः कि आने जाने के लिए रास्ते नहीं थे। मैं अपनी इलाके में मुझे जब जाना होता था तो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्योंकि सड़कें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार एमएलए बना तो मैंने इरादा किया कि मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चक्कर लगाऊं, देखूं लोगों के मसाइल क्या है। मुझे अगर नुमाइंदगी करनी है, किस चीज की नुमाइंदगी करनी है, तो अब यकीन नहीं करेंगे कि एक राउंड करने में पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे 2 महीने लगे, क्योंकि पैदल जाना पड़ता था, जगह जगह जाना पड़ता था, सड़कें बिल्कुल ही नहीं थी। 2 महीने लग गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है आज वो हालत नहीं है। आज अगर मुझे अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक राउंड करना होगा तो 2 घंटे लग जाते हैं। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हमारे इसी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त। तो इसलिए वो जमाना नहीं रहा अब, आज तो काफी चेंज है। आज मसाइल कुछ और हैं।
اس وقت وہ مسائل تھے. اچھا علاقہ ہمارا بیکورڈ تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھی. مطلب یہی چیزیں جو میں آپ کو کہتا ہوں, ایجوکیشنل فیسلٹیز نہیں تھی, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی, باقی فیسلٹیز نہیں تھی, بینکنگ فیسلٹیز نہیں تھی علاقے میں, تو بیکورڈ تھا. لیکن بیکورڈ قرار نہیں دیا تھا سرکار نے, سرکاری ریکارڈ میں بیکورڈ نہیں تھا, ظاہراً تو بیکورڈ تھا. پھر پہلے جدوجہد کرنا پڑی, اس علاقے کو ڈکلیئر کرانا پڑا ہمیں بیکورڈ, کیونکہ بیکورڈ ایریاز کے لیے کچھ سہولیتیں سرکار دیتی ہے, ملازمتوں میں بھی, ڈیولپمنٹ میں بھی. پہلے اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑی, تو اس کو بیکورڈ قرار دینا پڑا. تو اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کانسٹیچوئنسی جو ہماری ہے اس وقت ریاست میں, یہ ٹاپ کانسٹیچوئنسیز میں سمجھی جاتی ہے, جہاں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. بلکہ کچھ آفیسر مجھے کہتے تھے جب ہمارے علاقہ میں آتے تھے کہ یہاں اوور ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, مگر ڈیولپمنٹ جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گئی. لہٰذا جو آپ کا سوال ہے کہ اس وقت اور اس وقت میں کیا فرق ہے, لہٰذا اس وقت کے مسائل کچھ اور تھے, آج کے مسائل کچھ اور ہے. بیس لائن کی جو بنیادی ضرورت بنیادی ضروریات تھی اس وقت ان کا فقدان تھا, وہ تھے نہیں, وہ ہم نے پوری کر دی. لہٰذا وہ ہماری پرائرٹیز اب نہیں ہے. آج کچھ پرائرٹیز اور ہیں ہمارے. اب تعلیم یافتہ نوجوان ہے, بڑے بڑے ڈگریز حاصل کر کے یہاں پر آئے ہیں. اچھا اس وقت میں کہتا ہوں کہ ہمارا علاقے میں صرف 2 ڈاکٹر تھے پوری کانسٹیچوئنسی میں جب میں الیکٹ ہوا 77 میں. آج آپ دیکھیں گے ہنڈریڈز آف ڈاکٹرس, ہنڈریڈز آف انجینئرس. لہذا اس وقت مسائل کچھ اور ہے, پرائرٹیز کچھ اور ہے. لہذا اسے اس حساب سے ہمیں یہاں پر یہ کرنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں سر, ایک سوال ایسا ہے کہ جو 370 ہٹنے سے پہلے جو پالیٹکس تھی, جو سیاست بولی جاتی تھی, اس کے بعد جو سیاست ہے, اس پہ آپ کو کیا فرق لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جو پولیٹیکل لیڈرز پہلے بلا ٹوک بلا چوک سامنے آتے تھے, ابھی ویسے نہیں آتے ہیں, ویسے بات نہیں رکھ پاتے. ایسا آپ کو کچھ لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل فرق ہے. میں ایک بتاتا ہوں, دیکھیے 370 کے تحت جو ہمیں اختیارات ملے تھے ملک کے آئین میں, وہ کسی کو دوسری ریاستوں میں ملے تھے. ریاست جموں کشمیر واحد ریاست ہے ملک میں جنہوں نے مرکز کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اپنے تعلقات قائم کیے. مذاکرات کرنا پڑے, نیگوسیشنز کیے, اور تک اختیارات جو ہیں مرکز اور ریاست کے درمیان تقسیم ہوئے. ریاست کے پاس کیا اختیار رہیں گے اور مرکز کے پاس کیا اختیار ہے. یہ کسی اور ریاست نہیں ہوا, صرف ریاست جموں کشمیر. باقی ریاستوں کا جہاں کا تعلق ہے انہوں نے وہ ریاستیں ضم ہو گئی مرکز کے ساتھ, جو مرکز جو چاہتا ہے وہاں پر وہ کرتا تھا. یہاں پر ایک ڈیمارکیشن تھی اختیارات پہ. ان کے کیا اختیارات ہے, وہ ہمارے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتی تھی, ہم ان کے اختیارات میں دخل نہیں دے سکتے تھے. قوانین بنانے کا جو ہمیں اختیارات تھا ایکسکلوزیو یہاں پر, تو وہ باقی ریاستوں میں نہیں ہے, یہاں پر تو تھا بالکل. لیکن 370 ہٹنے کے بعد یہ جو اسپیشل اختیارات ہمیں تھے وہ ختم ہو گئے. اب وہ بات نہیں رہی. ہماری ریاست جو ہے اب ریاست بھی نہیں رہی, یہ تو یوٹی بن گئی. پھر تو ہماری ریاست اب برابر ہم پلہ ہو گئی باقی ریاستوں کے اختیارات میں, جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میرا تجربہ ہے, کافی فرق پڑا, کافی پڑا. ہم آسمان سے گر کر زمین پر گرے. تو یہ جو پھر دوسری بات جو ہو گئی کہ ریاست بھی ختم ہو گئی. ریاست کا درجہ جو تھا اس علاقے کو, وہ بھی درجہ بھی ختم ہو گیا. ایک ریاست جو 150 سال پہلے بنی, وہ وجود میں آئی تھی, اب ریاست ہی نہیں رہی. اب یہ مرکزی علاقہ ہے. یونین ٹیریٹری میں یہ ایک مرکزی علاقہ ہے, جیسے دہلی کا علاقہ ہے, جیسے لکشدیپ ہے, جیسے یہ گاؤں وہاں پر باقی جگہیں ہیں, تو پڈوچیری ہے. اسی طرح اس کو بھی ایک مرکزی علاقہ بنا گیا. لہذا زمین آسمان کا فرق ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ فرق کیا ہوگا؟ زمین آسمان کہیں بھی نہیں رہے اب. جہاں سر اس کے بعد نا یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک بورڈ لیا, پی ایچ ڈی بنا. پی ایچ ڈی بنا تو بقول ان کا ایک مقصد تھا کہ ہمارا ایک ہی دشمن ہے. تو اگر ایک ہی دشمن تھا تو ابھی یہ انکشاف کیسا ہوں؟
क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। PhD अभी थोड़ी बहुत इंकशाफात आ रहे हैं मीडिया में, वो बात आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जब भी कोई गठजोड़ बनता है, जब भी कोई अलायंस किसी को बनता है, थोड़ी थोड़ी बहुत कभी कभी छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। ये आप कहेंगे कि इख्तलाफात नहीं होते, यहाँ सियासी पार्टियों में इख्तलाफ होते, एक पॉलिटिकल पार्टी में भी इख्तलाफ होते, एक ही पॉलिटिकल पार्टी अगर है इसमें भी अंदर खलफशार होता है, कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां 2 4 5 पार्टियां इकट्ठे मिले वहां तो ये छोटे मोटे इख्तलाफ होना कुदरती बात है। बाकी PhD बना PhD है, PhD किसी ने खत्म नहीं किया, आप देखेंगे वो दस्तूर है। इख्तलाफ है लेकिन हो ये सकते होते रहते हो हैं, सकते और इख्तलाफ होते रहते हैं, उनको दूर भी किया जा सकता है बैठ के, उसमें कोई गलतफहमियां होती हैं, उनको दूर आपका किया जोर जा है कि बातचीत करने से जो भी इख्तलाफ है वो सकता है, ठीक वो हो। दूर हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम अच्छा सर, थर्ड फ्रंट है नहीं, कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। थर्ड फ्रंट बना हाल ही में, थर्ड फ्रंट बताया जा रहा है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि आजाद साहब की पार्टी JKAP PC जो सजादुद्दीन लोन साहब की है, और अपनी पार्टी का एक थर्ड फ्रंट बन रहा है, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स तो बनते, जब भी इलेक्शन आता है आप देखेंगे फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड बने, कोई भी फ्रेंड बने, उसमें क्या दिक्कत है। जमहूरियत में हर एक को इलेक्शन फाइट करने का इख्तियार है, फाइट कर सकते हैं इलेक्शन, उसमें कोई क्या दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमहूरियत की इलेक्शन में जमहूरियत की रूह होती है, जमहूरियत की जान होती है, तो इलेक्शन करे, फ्रेंड बने, जितने भी बने अच्छा है। जितने लोग इलेक्शन में आएंगे मुकाबला करने के लिए उतना ज्यादा अच्छा लोगों को चॉइस मिलेगा, है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों को चॉइस मिलेगी, आप जो आपका बेहतरीन आपको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टक्कर होने वाली है, टक्कर का मुकाबला होने वाला जितना ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा मजा है। लड़ाई में तब मजा है जब अच्छे अच्छे लोग मैदान में आएंगे, है ना। बिल्कुल। और फिर कहते हैं, फिर लोगों को वो इख्तियार है, वो किसको लोग किसको अपना सपोर्ट दे देंगे, वोट दे देंगे, वो लोगों का इख्तियार है। तो लोग फैसला करेंगे, और लोग बेहतरीन जज होते हैं, लोग कभी गलत फैसला नहीं करते, लोग बेहतरीन जज होते हैं, और फैसला वही होगा इंशाल्लाह जो आवाम के हक में होगा, लोगों के सामने सबका। देखो लोग मुझे भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, दूसरे को भी जानते हैं, ये छोटी जगह है, यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती है। बिल्कुल। हर एक चेहरा मानूस है लोगों के सामने, यानी लोग हर एक चेहरे को जानते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं, उनका माजी भी उनको पता है, उनका किरदार भी सबका पता है, लिहाजा उसको देखकर लोग वोट डालेंगे तो अच्छी बात है, अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं, अभी लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, तो असेंबली इलेक्शंस भी आने वाले हैं जी। तो अगर NC को आप, क्योंकि आप NC से मुंसलिक है, तो अगर NC को जुज़वी सबकत मिलती है तो क्या वो किसी और पार्टी के साथ या BJP के साथ इल्हाक करना पसंद करेंगे? मेरा मानना है कि जुज़वी नहीं मिलेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 से इक़्तिदार से बाहर है जी। और 2014 के बाद मुश्किलात के जितने पहाड़ लोगों पर पड़े वो लोगों को पता है, लोगों को उनका एक्सपीरियंस, उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूर रहने से हम किन किन मुसीबतों से और किन किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, सबको पता है। लिहाजा मुझे पूरा इत्मीनान है, और मुझे लग रहा है जब फील हम कर रहे हैं, फील्ड में जाके लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस इक़्तिदार में लाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं सर, जो 36 साल आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे, 36 साल आपने कभी नहीं हारा, 36 साल का रिकॉर्ड बना, लेकिन 36 साल का रिकॉर्ड टूटा भी, तो इसके पीछे क्या असल सबब आप समझते हैं कि उस वक्त क्या सबब असबाब बने कि रिकॉर्ड टूट गया? ये सवाल आपको मेरे वोटर से पूछना चाहिए। मैं अभी तक नहीं समझ पाया ये। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, जैसे कि मैंने आपका कहा कि एक वक्त इस इलाके का हाल क्या था और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, बिल्कुल, है ना। ये मुझे नहीं लग रहा, और मुझे भी अब भी समझ में नहीं रहा है कि लोगों ने हारा है कि वोट क्यों खिलाफ दिया। और बिल्कुल चंद महीनों के बाद ही उनको ये एहसास हुआ हमने गलती की, चंद महीनों के बाद। उसका सबूत है कि उसके बाद यहाँ पर DDCs के इलेक्शन हो गए इसी इलाके में, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट में जो मार्जिन हमें रहा वो कभी मार्जिन नहीं रहा था, चंद महीनों के बाद ही जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ यहाँ पर। अब 2019 का पार्लियामेंट का लेके देख लीजिए, कोई 11,000 साढ़े 11,000 की लीड रही हमारी, 11,000 के आसपास। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था जो हमने फैसला किया वो गलत किया था, या उसके बाद DDCs के इलेक्शन आए,
3 सीटें हैं इस इलाके में, मैंने खुद कैंपेनिंग नहीं की। हाँ जरूर मैंने मैसेज दे दिया कि हमने जो कैंडिडेट्स पेश किए हैं उनको वोट दीजिए, बस मैसेज भेजा जम्मू से। मैं यहाँ खुद नहीं था, मैं नहीं गया गली कोचों में वोट मांगने के लिए। तीनों के 3 हम जीत गए, और हमारी पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मेरे नामजद करदा जो उम्मीदवार थे वो बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीत गए, और बाकी हार गए। कुछ लोगों की जमानतें जब्त हो गई। तो इसका आपको सबूत खुद मिलेगा कि लोगों ने जो 2014 में फैसला किया था उस पर उनको पछतावा है कि जो हमने किया था गलत किया था, सही नहीं किया था। कभी कभी इस किस्म की गलतियां होती हैं सियासत में, कभी कभी कहते हैं ना लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, तो उनको पता लग गया कि शायद हमने गलती की। और आज मुझे जो लग रहा है वो बेताबी से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, और शायद 2014 का फैसला वो बदल देंगे। जी बिल्कुल। आपने सारी उम्र जो आपने गुजारी, सारी उम्र आपने जितना भी आपने टाइम दिया वो सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। बिल्कुल। आप बिल्कुल बड़े बड़े ओहदों पे भी फायज रहे जी। आपने भी अपना कंट्रीब्यूशन पार्टी को दिया, इसलिए आपको एक कोर मेंबर की तरफ से आपको एनसी में माना जाता है। लेकिन आपके फर्जंद खुद, आपको क्या लगता है उनको क्या ऐसी जरूरत लगी कि वो किसी और पार्टी को तो ज्वाइन वो करें? सवाल उनसे पूछिए हम्म, आप उनसे पूछिए कि आपके वालिद साहब ने जब पूरी जिंदगी गुजार दी किसी पॉलिटिकल पार्टी में, एक सियासी सफर उनका जो रहा पहले से आखिर तक शानदार रहा, आपने क्यों दूसरी पार्टी सेलेक्ट की? तो उनसे बेहतरीन जवाब तो वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। आपके कहने का और मतलब पॉलिटिक्स में देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस किस्म की एक मिसाल, एक ही मिसाल नहीं है, मुल्क में आपको सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। बड़े बड़े लोग के बच्चे जो होते हैं जो उसी पार्टी में काम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जमहूरियत में देखो आपको आज़ादी है, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। सही बात है। और अगर कोई बालिग बच्चा है वो खुद सोच सकता है अपने लिए, मेरे लिए बेहतर क्या होगा या बेहतर क्या नहीं होगा। लिहाजा मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, न मेरा इसमें कोई मशवरा है, न मेरे साथ कोई कंसल्टेशन है। जी। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सही जवाब अगर ले सकते हैं आप उनसे ले सकते हैं। तो अब आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर वो किसी और पार्टी से हैं और सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करते हैं, तो माशाल्लाह आप तो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इस बार भी लड़ेंगे, तो उस वक्त तो काटी की टक्कर होगी फिर। चलो उस वक्त को आने दीजिए। आप पहले की वो अगर का सवाल जो अगर से शुरू होता है कोई सवाल, उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल है ना? सर। वक्त आने दीजिए, फिर देखेंगे। तो ये थे हमारे मोहतरम अब्दुल रहीम राठौर साहब। आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि अगले आने वाले इलेक्शंस में एनसी बिल्कुल पूरे सपोर्ट के साथ अपने पूरे पावर के साथ पावर में आएगी, और इनको पूरा भरोसा है अपने वोटर्स पे कि इन्हें वोट देंगे और इन्हें आगे लेके जिताएंगे। बहरहाल अभी वक्त आने को है, तो फैसला अभी बाकी है, लेकिन जंग अभी जारी है। बाकी वसल्लम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सर।